दिल्ली के खान मार्केट से बरामद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केस में नवनीत कालरा को लगा बड़ा झटका। साकेत कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज। महोबा में दिल्ली से छतरपुर जा रही प्राइवेट बस पलटी। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा यात्री हुए घायल, सभी को अस्पताल में किया भर्ती। यूपी के वाराणसी में अब गंगा के अलग अलग हिस्सों में मिले 4 शव मिलने से इलाके में हड़कंप, कोरोना संक्रमित होने की आशंका। और मई महीने में केदारनाथ में हो रही जमकर बर्फबारी। 17 मई को खुलने हैं मंदिर के कपाट, चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए खबरों का आगाज करेंगे। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। यहां बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। उत्तरकाशी, सतपुली और कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि से फसलों को खासा नुकसान भी पहुंचा है। वहीं इससे पहले गुरुवार सुबह कई जिलों में घने बादल छाए रहने के साथ ही मौसम खराब रहा और बारिश भी हुई। केदारनाथ में सुबह से बर्फबारी होती रही। मसूरी में रात से ही घने बादल छाए रहने के साथ सुबह बारिश शुरू हुई है। राजधानी दून में बारिश हुई है। ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहे। कोटद्वार और रुद्रप्रयाग में भी घने बादल इस दौरान छाए रहे, जबकि चमोली में भी मौसम खराब रहा। वहीं बुधवार को भले ही बारिश नहीं हुई है, लेकिन गुरुवार का दिन निकलने से पहले ही आंधी और बारिश ने दिल्ली के मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया है। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में हवा, बारिश और बिजली कड़कने के साथ हुई फुहार ने मौसम को सुहाना बना दिया है। आज शाम को भी राहत की बूंदें गिर सकती है, लेकिन कल दिन भर लोगों का गर्मी से बुरा हाल रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार और अगले 24 घंटों में भी दिल्ली के आसमान में बादलों के घिरे रहने की संभावना है। शाम तक तेज हवाएं चलने के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। दरअसल एक दिन पहले मौसम विभाग ने दिल्ली में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई थी, लेकिन बुधवार सुबह से ही सूरज के कड़े तेवर देखने को मिल रहे थे। शाम तक सूरज की तेज तपिश के कारण लोगों का गर्मी से बुरा हाल था। दिन भर में सूरज कुछ देर के लिए बादलों के पीछे छिपा रहा, लेकिन यह राहत कुछ देर के लिए ही रही। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी की वजह से आंशिक राहत रही है। पिछले कुछ दिनों से गंगा नदी में शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। जिसके चलते यूपी के गाजीपुर में जिला प्रशासन ने लोगों से गंगा नदी में शव प्रवाहित नहीं करने की अपील की है। डीएम ने बताया कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि शवों की अंत्येष्टि करने के बाद उनकी राख को ही गंगा नदी में प्रवाहित किया जाए, जिससे जिलाधिकारी ने टीम गठित कर गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए हैं। पेट्रोलिंग टीमें गठित कर रखी हैं और हमारी टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। उसमें जो बोट से हमारी पेट्रोलिंग कर रही हैं टीमें हैं, हमने उनको लाउड स्पीकर भी दे रखा है। लाउड स्पीकर से हम लोगों में ये अवेयर कर रहे हैं कि लोग डरे नहीं, भयभीत न हों और अंत्येष्टि स्थल पर जब भी जाएं, गंगा के किनारे जो अंत्येष्टि स्थल बने हैं, तो शव को पूरी तरह से अंत्येष्टि करने के पश्चात ही जो उसका राख या और उसके जो अवशेष होते हैं उसको विसर्जित करें। बिना जले हुए डेड बॉडी को गंगा में विसर्जित करने का प्रयास न करें। इसी को लेकर के हमने जो वहाँ डोम होते हैं जो जलाने में सहयोग देते हैं लोगों को, हमने पुलिस और अपने लोकल ऑफिसर्स के माध्यम से उनको भी ट्रेन करने का प्रयास किया है और उनको सचेत करने का भी प्रयास किया है कि वो लोग भी लोगों को ये बताएं कि बिना पूरी डेड बॉडी को जलाए हुए वो गंगा में प्रवाहित न करें, और यदि वो करते हैं तो निश्चित रूप से वो गलत है, अनुचित है। कोरोना की बढ़ती समस्या के बीच देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी किल्लत हो गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्य वैक्सीनेशन को रोकने पर मजबूर हो गए हैं, तो वहीं राज्य और केंद्र सरकारों के बीच तकरार भी जारी है। इस महासंकट के बीच सबसे अधिक परेशानी आम लोगों को हो रही है, जो घंटों तक पहले कोविन ऐप पर
अपने स्लॉट का इंतजार कर रहे हैं, जबकि नंबर आने पर भी टीका नहीं लगवा पा रहे हैं। इसी को लेकर राजस्थान के जयपुर में भी आज पहली बार लोगों को टीका नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार के पास वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। जयपुर में वैक्सीन खत्म हो गई है, मगर वैक्सीनेशन सेंटरों पर भीड़ लगातार देखने को मिल रही है। राजस्थान में कल के लिए 2 लाख वैक्सीन ही बची थी, लेकिन जयपुर में आज ये वैक्सीनेशन बंद हो गया है। राज्य के ज्यादातर सेंटर्स पर वैक्सीन लगाने का काम बंद हो गया है। राज्य में 60 साल के 27 लाख लोगों के वैक्सीनेशन बाकी है, जिसमें 17 लाख के सेकेंड डोज बाकी है। वहीं 18 साल से ऊपर के 3 करोड़ 25 लाख लोगों में से केवल 5 लाख लोगों को वैक्सीन लग पाई है। वैक्सीन की किल्लत के बीच कंपनी से अभी तक आश्वासन नहीं मिल पाया है कि सप्लाई कब होगी। तो बता दें आपको, लगातार देश में भारी किल्लत वैक्सीन की चल रही है। लगातार 7 राज्य ऐसे हैं जो इस समय वैक्सीन को बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। वैक्सीनेशन यहां पर बंद हो गया है। जिस तरह से परेशानी लगातार लोगों को देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार पहले लोग कोविन पर और जो भी पोर्टल सरकार के हैं उन पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। वहां से अगर उन्हें स्लॉट मिलता है तो वो अपने पहले तो स्लॉट का इंतजार करते हैं, और बाद में स्लॉट मिलने पर वैक्सीनेशन सेंटर पर जब जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनके राज्य के पास वैक्सीन ही नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 4 दिन पहले मुरादाबाद के मनोहरपुर गांव में शुरू की गई एक मुहिम अब रंग ला रही है। दरअसल योगी सरकार ने मनोहरपुर गांव में पहुंचकर वहां के कुछ कोरोना संक्रमित परिवारों को दवाई की किट के साथ साथ कोरोना से बचाव के तरीके भी समझाए थे, जिसके बाद अब WHO ने भी योगी मॉडल की तारीफ की है। ग्रामीणों को भी सीएम योगी का मॉडल खासा पसंद आया है, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराने के लिए लोग जुटे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? नाम बताइए पहले। रुद्राक्ष शर्मा। अच्छा, क्या करने आए थे यहाँ? हम कोरोना टेस्ट कराना आए थे। अच्छा, क्यों क्यों कराने कोरोना टेस्ट आप? क्योंकि कोरोना टेस्ट कराना जरूरी है। अच्छा अच्छा, तो योगी जी कुछ कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को? हाँ, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारी इतनी छोटी उम्र में कोरोना टेस्ट कराया। क्या मानते हैं कोरोना टेस्ट को आप? सही मानते हैं। अच्छा, होना चाहिए। हाँ। आपने अपने घर से और लोगों को लाकर करवाया है टेस्ट? हाँ। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर से कई लोगों के सामने रोजगार की समस्या भी खड़ी हो गई है। वहीं कई लोगों के सामने जीवन यापन करने के लिए भी समस्या का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। ऐसे विकट समय में देश के कई लोगों ने आगे आकर लोगों की मदद की है। बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबरॉय का नाम भी इस लिस्ट में अब जुड़ चुका है। विवेक ओबरॉय ने मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन पर जरूरतमंद लोगों को फूड पैकेट बांटे हैं। हरिद्वार में कोरोना के चलते ब्लड बैंक खाली हो रहा है। ब्लड बैंक हरिद्वार की ओर से लगातार विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से रक्तदान शिविर आयोजित करने को लेकर भी अपील की जा रही है। इसी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने मिलकर एक रक्तदान शिविर हरिद्वार में लगाया, जहां कई संस्थाओं से जुड़े सैकड़ों लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रक्तदान किया। देखिए, आज जैसे कि हमारे अनिल जी हैं, ये लोग काफ़ी समय से ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते चले आ रहे हैं। ये ब्लड वॉलंटियर हरिद्वार के द्वारा लगाते चले आ रहे हैं। इनके द्वारा हमें जब ये पता लगा कि आज हरिद्वार के अंदर ब्लड बैंक में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है ब्लड्स की, तो हम लोगों ने सभी ने मिलकर के विचार किया कि सब समाज को साथ लेकर के और एक प्रयास शुरू करा कि हम इस कमी को दूर कर सकें किसी तरीके से भी, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन यहाँ पे हम करवा करके हरिद्वार को किसी भी तरीके से किसी भी संकट से हम उबारने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई संकट ना आए, ऐसी कोई परिस्थिति पैदा ना हो कि यहाँ के मरीजों को कोई इधर उधर भाग। वहीं कोरोना काल में फिरोजाबाद में रमजान माह में थाना उत्तर की महिला दरोगा और दूसरा थाना दक्षिण के दरोगा ड्यूटी और आस्था एक साथ निभाकर सिंघम की तरह अपने काम में जुटे हैं। ये दरोगा महामारी में रोजे रखकर तेज धूप में भी लोगों को कोरोना से बचने का नियम बता रहे हैं। यही नहीं, सड़कों पर निकलने वाले लोगों को भी ये मास्क के साथ 2 गज की दूरी के फायदे समझा रहे हैं। दरअसल रमजान माह चल रहा है और थाना उत्तर में तैनात महिला दरोगा
अलवीना पठान और थाना दक्षिण मोहम्मद शाहिद दरोगा रोजे रखकर ड्यूटी कर रहे हैं। इस दौरान दोनों दरोगा का कहना है कि ड्यूटी और आस्था दोनों का संतुलन बनाकर काम करना जरूरी है और रोजे भी जरूरी है और उसी के साथ ड्यूटी भी जरूरी है। रोज़े और ड्यूटी दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और दोनों को ही हमें बैलेंस करके चलना है। और जैसे ये कोरोना जैसी महामारी वैश्विक महामारी है और इसको जो भी लोग इसमें अनावश्यक घर से बाहर निकल रहे हैं उन लोगों का चालान भी किया जा रहा है और हम लोगों को समझा भी रहे हैं कि आप लोग अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें और हैंड सैनिटाइज करें और अगर ज़रूरत आपको पड़े तो ही आप घर से बाहर निकलें, नहीं तो आप प्लीज़ घर में रहें, क्योंकि आप लोगों की सेवा के लिए यूपी पुलिस हमेशा आपके सेवा में तत्पर है। इस कड़ी ड्यूटी में आप यहाँ पूरे दिन ड्यूटी भी करती हैं और नमाज भी पढ़ती हैं, रोज़ी भी रखती हैं, कैसे करके ये मैनेज कर पाती हैं? ये हमारे ऑफिसर्स भी हमारी थोड़ी इस चीज़ में हमें थोड़ी सी मोहलत दे देते हैं कि रोज़े भी चल रहे हैं, ड्यूटी भी हमें करनी है, दोनों ही चीज़ को बैलेंस करना है। देखो, रोज़े रखना फ़र्ज़ है, ये हर एक मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है रमज़ान रखना, ठीक। और ड्यूटी का मसला ऐसा है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो गाइडलाइंस पारित की गई हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें पालन कराना है, लोगों को गाइडलाइंस के बारे में समझाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है, तभी हम इस बीमारी से निजात पा। अब उत्तराखंड में भी कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त होता नजर आ रहा है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ अब नैनीताल पुलिस सख्त हो गई है, जिसको देखते हुए कर्फ्यू एक्सप्रेस मोबाइल क्वारंटाइन मोबाइल वैन की शुरुआत की गई है। कोविड कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने वाले लोगों को पकड़कर इस वैन में बैठाया जाएगा और उनकी काउंसलिंग भी की जाएगी। नैनीताल पुलिस पहले ही दिन इस अभियान के तहत 11 लोगों को पकड़कर थाने लाई है और उनकी काउंसलिंग भी की गई है। उल्लंघन करने वालों के लिए नैनीताल पुलिस के द्वारा एक अभिनव पहल की गई है। एक मोबाइल क्वारंटाइन वैन को आज से शुरू किया जा रहा है, जहां पर भी कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोग आवारा और बिना किसी कारणवश घूम रहे होंगे, ये वैन उनको अपने अंदर बिठाएगी और उसके बाद इनको थाने पे लाया जाएगा, इन लोगों की काउंसलिंग की जाएगी और उसके बाद विधिक कार्रवाई करके इनको छोड़ा जाएगा। इस वैन को शुरू करने का दूसरा कारण लोगों में जन जागरूकता भी फैलाने का है। इस वैन के माध्यम से और जो हमारे थाने की अन्य गाड़ियां हैं वो साथ में लोगों को जागरूक भी करेंगी कि वो अनावश्यक रूप से ना घूमें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क को पहनें और इस संक्रमण से बचने और बचाने में मदद करें। आज भी कितने लोगों को लेके आए हैं? आज जो पहला ये राउंड था जिस शुरुआत की गई है, इसमें 11 लोगों को इस वैन में लेके आया गया है। इन सभी लोगों को अभी कोतवाली हल्द्वानी में लाने के बाद इनसे पूछताछ की जा रही है, किस कारण से घूम रहे थे। उसके बाद इनकी काउंसलिंग करने के बाद इनसे एक अंडरटेकिंग दी जाएगी, बॉन्ड भराया जाएगा और ऐसा आगे ना करने की इनको हिदायत दी जाएगी। उत्तराखंड के रुड़की के गंगनहर में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम ने बिना अनुमति के कोरोना के मरीजों को भर्ती करने के आरोप में निजी अस्पताल पर छापेमारी कर ओपीडी को सील कर दिया है। इस अस्पताल में कोरोना के मरीज भर्ती थे। स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि इस निजी अस्पताल में कोरोना के मरीजों को बिना अनुमति के ही भर्ती करके उनका उपचार किया जा रहा है और मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम ने अस्पताल पर छापेमारी की और अस्पताल की ओपीडी को सील कर दिया है। गौरतलब हो कि अस्पताल के बाहर डॉक्टर ने कोरोना का स्पेशलिस्ट होने का बोर्ड लगा रखा था। देखिए, मेडिकल टीम के साथ जॉइंट रूप से इंस्पेक्शन किया गया है। जो डायग्नोस्टिक सेंटर है मिस्टर वाली का, उसमें कुछ चीज़ें पाई गई हैं। एक तो यहाँ पर रूटीन कोविड पेशेंट के लिए एडमिट किया जा रहा है और जबकि कोविड केयर सेंटर के रूप में आइडेंटिफाई भी नहीं है। और कोविड पेशेंट के साथ साथ रूटीन का जो आपका पेशेंट है उनको भी साथ साथ एडमिट किया जा रहा है। तो मौके में 6 से 7 पेशेंट एडमिट पाए गए हैं, जिसमें से कि 4 पॉजिटिव हैं और 3 नेगेटिव हैं रूटीन के पेशेंट हैं। और इसके साथ साथ उनके जो सभी अटेंडर हैं वो लोग भी अंदर ही रह रहे हैं, जिससे कि ये चीज़ आ रही है कि कोविड को कंट्रोल करने की जगह कहीं ना कहीं स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है और ना इनके द्वारा प्रॉपर जो पीपी किट वगैरह है उसके प्रॉपर यूज नहीं किया जा रहा है। तो उसमें ये सीएमओ साहब साथ में आए हैं, तो एक तो प्रॉपर इनका क्लिनिक को सीज किया जा रहा है और अन्य चीज़ों में एक प्रॉपर रिपोर्ट डीएम सर को और सीएमओ साहब को प्रेषित की जाएगी ताकि एक प्रॉपर कार्रवाई की जा सके। भर्ती थे
मरीज कोविड के 3 पॉजिटिव हैं। अच्छा। और दोनों, एक हॉस्टल रुड़की से आया हुआ है जिन्होंने वहाँ इलाज नहीं किया, एक विनय विशाल से आया हुआ है और एक सहारनपुर से आया हुआ है। बाकी तो केवल नॉन कोविड है। अब कोविड नॉन कोविड को अलग कर रखा है, कोविड को अलग कर रखा है। उनकी ऑक्सीजन सप्लाई पूरी आ रही है। मैं एक योग्य डॉक्टर और पिछले साल मैंने कोविड ऑफिसर का काम किया मंगलौर CSC का। क्या मेरे 30 साल का अनुभव को अगर मैं पब्लिक के लिए नहीं कर सकता और किसके लिए करूँ? आपने प्रशासन या शासन से अनुमति क्यों नहीं ली सर? अब जब आप हॉस्पिटल से ला रहे हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, उस चीज़ को लेकर आज तो कोविड तो अभी हुआ ना सर, ऐसे हॉस्पिटल की परमिशन तो मेरे पास है। नहीं, कोविड की सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है ना? नहीं सर, ऐसा बात नहीं। आप बीमारी हुई मार्च में, मैं खुद कोविड ऑफिसर हूँ, भर्ती करने की समस्या तो अब आई नहीं। एसडीएम साहब और सीएमओ साहब ये कह रहे हैं कि कोई पोर्टल है जो स्टेट और गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको अनुमति लेनी पड़ती है। मतलब यानी कि गली मोहल्ले का कोई भी, आपके बारे में नहीं कह रहे हैं, वैसे कह रहे हैं कि कोई भी कर सकता है कोविड का इलाज? नहीं सर। हरियाणा के चरखी दादरी में आपसी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की चाकुओं से गोदकर हत्या करने का मामला सामने आया है, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मृतक विकास से आपसी रंजिश के चलते आरोपियों ने चंपापुरी जलघर में विकास के चाकुओं और डंडों से पीट कर हत्या कर दी थी। वहीं गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ भी जारी है। जो चंपापुरी में जो मर्डर हुआ उसमें 2 लोग हमने पकड़ लिए हैं इसमें, जिन्होंने मर्डर किया था। एक लड़के का और नाम आया है इसमें, उसको भी जल्दी अरेस्ट किया जाएगा इसमें। हाँ, ये पुरानी रंजिश कहते हैं। 7-8 महीने पहले इन्होंने हमारे को मार पिटाई की थी, चोट मारी थी, तो उसी रंजिश में ये किया गया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद हरियाणा के फरीदाबाद की करेंगे, जहां पर अवीवा कंपनी के CNC ऑपरेटर पर उसी के साथ काम करने वाले युवक ने मारपीट करने का आरोप लगाया है। बता दें कि युवक का आरोप है कि उसी के साथ काम करने वाला युवक आए दिन हर किसी के साथ झगड़ा करता है और उसी बात को लेकर उसके साथ भी झगड़ा हुआ था। इस बीच पीड़ित युवक ने प्रोडक्शन मैनेजर हरीश भाटी और उसी के साथ काम करने वाले युवक पर मारपीट का आरोप लगाया है। फिलहाल युवक ने इसकी शिकायत सदर थाना पुलिस को दे दी है और पीड़ित ने कार्रवाई की मांग की है। दरअसल मैं काम कर रहा था अपनी कंपनी में, तो BMC मशीन चलाने वाला लड़का आया, पीछे से बोलने लगा, मेरे से आके बोलने लगा कि तू बीच में किसी बात पे क्यों आता है। और मैंने उससे बोला भाई मेरी क्या गलती है, मैं तो नहीं आया। तो वो बोलने लगा कि तू धींग कब मरा, मतलब मेरे को धमकाने लगा। मैंने कहा भाई देख ऐसे तो कोई बात नहीं है। इतने में जैसे मैं मशीन की ओर मुड़ा, उसने मेरे से पीछे से मेरे को दबा दिया। फिर उसके बाद जैसे मैं अपने उसकी तरफ मुड़ा मारने के लिए, तो उसने क्या किया है, किसी ने मेरे पीछे से हाथ पकड़े, हरीश नाम के सर हैं, उन्होंने हाथ पकड़ लिया और उसने क्या मेरे सर पे 2 बार कड़ा मार दिया, 2-3 बार। और सर में मेरे कुछ लग गया उससे। कौन सी कंपनी थी? अवीवा कंपनी सर। अवीवा कंपनी कहाँ है ये? जी ये IMT में है, प्लॉट नंबर 889। लड़का जी बहुत सीधा है, किसी से बोलता नहीं है। बीच बचाया इसने किया, किसी बच्चे से झगड़ा हुआ तो इसने बीच बचाव किया। बीच बचाव के चक्कर में वो लड़का इससे खुंदक मान गया और उसने आज इसके ऊपर वार कर दिया। क्या नाम है उसका, नाम पता है? नाम उसका नवीन है। अच्छा, आपके फोन पे बात हुई है, क्या कुछ बात हुई है? हाँ मेरे फोन पे ये बात हुई है। अभी मैंने फोन मिलाया तो मैंने कहा भाई अगर तेरी गलती नहीं है तो तू भाग के क्यों गया? अगर तू यहाँ आता तेरे ऊपर कोई हाथ नहीं उठाएगा, सिर्फ हम फैसला करेंगे। तो उसका बाप बोल रहा है कि भीड़ में कुत्ते आते हैं और पुलिस तक अगर बात पहुँचाई तो इसको जान से मार दूंगा। जान से मारने की धमकी है जी। वो कहता है कि मैं पलवल का गुजर हूँ। अच्छा जी। क्या चाहते हैं बात है जी? क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि उसको सख्त कार्रवाई उसके साथ होनी।
हरियाणा के करनाल के कस्बा इंद्री क्षेत्र में बधाई मांगने गई किन्नरों पर हमला करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, जिस पर किन्नर समाज भड़क गया है और थाने के गेट पर धरना प्रदर्शन करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इस दौरान किन्नर समाज के प्रधान सोनिया महंत ने बताया कि उसके चेले डोली और टीना क्षेत्र में बधाई मांगने के लिए गए थे, तभी आरोपी बबली, बलिंद्र और जीत ने अन्य 10 से 12 आरोपियों के साथ मिलकर उनके ऊपर डंडे और लाठियों से हमला कर दिया। महंत सोनिया का आरोप है कि हमलावरों ने उसे भी जान से मारने की धमकी दी है। मामले की शिकायत उन्होंने पुलिस को दे दी है, लेकिन स्थानीय पुलिस ने एक भी आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया है, जिससे नाराज किन्नर समाज दर्जनों लोगों को साथ में लेकर थाने में पहुंचा और गेट पर ही धरने पर बैठ गया। हमने दिन में एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज करवाई थी। जो 12 लड़के मेरे चेलों को मारने वाले थे पंजोकरे के अंदर, अब तक उनमें से एक लड़का भी गिरफ्तार नहीं हुआ। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो अपने घर पड़े सो रहे, हमारे चेले दर्द में तड़प रहे और हम यहाँ 4 घंटे से पड़े हुए हैं, जब से भी उनको कोई गिरफ्तार करके नहीं लाया। पुलिस सर प्रशासन से कोई नहीं छुपता। अगर पुलिस प्रशासन अपनी पाता है, चाहे उसमें कसूरवार मैं हूँ, चाहे उसमें कसूरवार वो हूँ, मगर देख लो मेरे चेलों के क्या हाल हो रहे, कैसे इनको तोड़ फोड़ के घेर रखा, क्या हाल कर रखा। और पूरे इलाके में, मैं अपने इलाके में शांति प्रिय बधाई मांग रही। कोई जजमान मेरा ये नहीं कह सकता कि सोनिया ने हमें परेशान करा या हम किसी चीज से तंग करे, मगर फिर भी मेरे शांति प्रिय मांगने में भी इन्होंने मेरा व्यवहार खराब कर। अब बात हरियाणा के रोहतक की करेंगे, जहां पर सांपला मंडी में हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में भीगने के बाद खराब हो गया। अब उसी खराब गेहूं को सुखाकर और उसमें मिट्टी मिलाकर साफ सुथरे गेहूं के साथ मिला दिया जाता है और उसे बोरियों में भर दिया जाता है। और ये सब कारनामा मार्केट कमेटी के अधिकारी और वेयरहाउस के मैनेजर की मिलीभगत से ही किया जा रहा है। गेहूं की खरीद को लेकर आढ़ती से 2 से 5 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से अधिकारी कमीशन ले रहे हैं। इस कमीशन खोरी के चलते खराब गेहूं का उठान किया जा रहा है और सरकार को लाखों रुपए का चूना इस दौरान लगाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि सांपला मार्केट कमेटी के कुछ अधिकारी और कर्मचारी आढ़तियों के साथ मिलकर साझेदारी में काम करते हैं। वहीं इस बारे में जब हमारी टीम ने अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो अधिकारियों ने कैमरे पर बोलने से साफ मना कर दिया। वो मात्र इतना कहते नजर आए कि कुछ तो राजनीतिक दबाव होता है और कुछ आपसी भाईचारा, जिसके चलते मजबूरन आंखें बंद करनी पड़ती है। पिछली बार मैंने इसके बारे में लिखित रूप में एक बड़े अधिकारियों को रिक्वेस्ट डाल दी थी। पिछली बार भी मेरा माल नहीं उठा रहा था, 5 रुपए बैग के हिसाब से रिश्वत मांग रहा था। कौन मांग रहे हैं? ये हमारे जो वेयर हाउस के मैनेजर हैं सुरेंद्र रोहिला। सुरेंद्र रोहिला ने पिछली बार भी डिमांड की है और अब भी माल नहीं उठा। क्या अब भी कोई डिमांड? बार क्या हुआ, मैंने इसको पैसे नहीं दिए तो अब की बार ये मेरे को बोल रहा कि पिछले मेरे 5 रुपए के हिसाब से पैसे दे और अब की तेरी 52,000 रुपए की जो ऑक्शन हो रखी है उसके भी पैसे मेरे को बना के पूरे पैसे दे, तब तेरा माल उठाऊंगा। बीच में इसने मैंने 20,000 रुपये इसको उधारे दिए थे तो इसने मेरा माल कुछ उठा लिया था, उसके बाद मैंने पैसे देने से मना कर दिया, इसलिए ये सब मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो इसकी शिकायत भी कहीं आपने करी है? शिकायत नहीं करी, मैंने तो बड़े अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया है। सीएम विंडो पर भी और भी अधिकारियों को मेल डाली है कि मेरे साथी ऐसा ऐसा कर रहा है, मेरा माल उठवाया जाए। विवाद बढ़ता जा रहा है। बात रोहतक के जिले सांपला की है, जहां पर हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में पहले खराब हो जाता है और उसे खराब गेहूं को साफ गेहूं के साथ मिला दिया जाता है और उसमें मिट्टी मिलाकर यही गेहूं लोगों को बेचा जाता है। यहाँ पर साफ साफ सरकार को चूना लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये सब काम मार्केट कमेटी के अधिकारियों के साथ मिलकर किया जा रहा है। यौन शोषण और पत्रकार की हत्या मामले में सुनारिया जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को कोरोना की आशंका के चलते भारी सुरक्षा के बीच रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है। राम रहीम को पीजीआई से लाने से पहले सुनारिया जेल में लेकर पीजीआई तक चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। अब उनका पीजीआई के स्पेशल वार्ड में इलाज जारी है। जेल अधिकारियों ने इस मामले को लेकर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि पीजीआई में राम रहीम की कोरोना की जांच भी की गई है, हालांकि अभी रिपोर्ट नहीं आई है। राम रहीम पहले से ही शुगर और बीपी के मरीज हैं और वो लगातार दवाइयां भी ले रहे हैं। ऐसे में जब उनकी तरफ से घबराहट की शिकायत की गई तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें पीजीआई में भर्ती करवाने का फैसला लिया है।
बुधवार देर शाम तक राम रहीम के स्वास्थ्य की जांच चल रही थी और डॉक्टर की विशेष टीम को उनके इलाज का जिम्मा भी सौंपा गया है। चलिए तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की मुख्य कलाकार बबीता यानी मुनमुन दत्ता ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में अभिनेत्री ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस पर मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। अभिनेत्री मुनमुन दत्ता के खिलाफ हरियाणा के चरखी दादरी में शिकायत दर्ज कराई गई है। उन पर दलितों को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। हालांकि बाद में मुनमुन दत्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर माफी भी मांगी है। वहीं चरखी दादरी एसपी विनोद कुमार ने कहा कि पुलिस को एक शिकायत मिली है जिसमें मुनमुन दत्ता के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में पुलिस जांच करेगी और नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। ये 2 ज्ञापन मुझे मिले हैं आज। ये अनुसूचित जाति के कुछ लोग आए थे। एक तो इन्होंने जो मुनमुन दत्ता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो काम करती हैं, उनके खिलाफ है, जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे कोई टिप्पणी की थी जिसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ ये उसके लिया है। और दूसरा जो है एफआईआर नंबर जो पहले से दर्ज है सोशल मीडिया पे, जो 87 जो दर्ज है शहर दादरी में, उसमें जो बकाया मुलजिम बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिए गए हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात